Hello student, welcome to Self-Call Online Education. Today we are going to discuss chapter 1, component of the environment, class 7 from geography. Component of the environment chapter का नाम है. सबसे firstly we understand meaning of environment. Environment, if we discuss in a simple term, environment means पर्यावरण, जो हमारा सराउंडिंग्स है वो environment है. अगर इसकी डेफिनेशंस पे हम आए तो environment refers to all the external condition in which an organism lives and survive. External condition means जो बाहरी आवरण है वो हमारा external condition है. For example, mountains, rivers, plateaus, these are all external condition. Air, water, these are all external condition. So it is derived from the French word environment. ये जो है फ्रेंच वर्ड से बना है. इनवॉर्नर फ्रेंच वर्ड come from French word environment, INVIRON, means surrounding. Surround means हमारा आसपास जितना भी सराउंड है. Surround. Okay. It is a combination of natural and man-made phenomena. और जो हमारा environment है या तो वो नेचुरल से बना है या प्राकृतिक है या फिर जो है वो आर्टिफिशियल मैन-मेड के द्वारा हमारा जो है वो पूरा पर्यावरण है. बात करते हैं इसकी कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक. कौन कौन से तत्व है हमारे इन्वायरमेंट में. दीज आर ऑल कंस्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. सो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड. यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. कंपोनेंट में आपका आता है सबसे पहले आ गया आपका फिजिकल, अबायोटिक. अबायोटिक मीन्स जो निर्जीव चीजें हैं. इसमें आपका है लिथोस्फीयर, next part is hydrospheric, and atmospheric. Lithospheric, hydrospheric and atmospheric. नेक्स्ट में आता है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मीन्स बायोटिक मीन्स सजीव चीज जिसमें जान है. बायोटिक. इसमें आपका आ गया आपका फ्लोरल फॉनल and microorganisms, and of course human being also. And third one is human being.
ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, ये तीन जो है वो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, और जो मुख्य घटक है इन्वायरमेंट में क्या क्या है। या तो वो फिजिकल होगा जो आपको दिख रहा है, जैसे कि लिथोस्फीयर है, इसको वन बाय वन समझेंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयरिक और एटमॉस्फेरिक। एंड नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, जो कि सजीव चीजें जिसमें जान है, क्योंकि फ्लोरल, फोनल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। फ्लोरल रिलेट्स टू प्लांट लाइफ, फ्लोरल रिलेट टू प्लांट लाइफ, फ्लोरल का मतलब है वनस्पति जीव जो है, वनस्पति जीव यानी कि पेड़ पौधे सारे। एंड फॉनल मीन्स एनिमल लाइफ, फॉनल मीन्स एनिमल लाइफ, एनिमल से रिलेटेड। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म छोटे छोटे जो जीव जंतु है। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन बीइंग, ये भी आपका बायोलॉजिकल में आता है। एंड थर्ड वन इज ह्यूमन बीइंग, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, जो कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, इकोनॉमिक सोसाइटी बनाता है और अपने कल्चर को भी रिलेट करता है, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो है इन्वॉल्वमेंट के मुख्य घटक हैं कंपोनेंट्स। नाउ वी अंडरस्टैंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? सो लिथोस्फीयर द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो कि हम जिस सरफेस यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला सरफेस जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। पहले हम समझते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है। फिजिकल एनवायरनमेंट physical environment. Physical environment is also called abiotic environment. Abiotic environment, the physical environment comprise all non-living things. Comprise non-living things. फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है जितने भी कि नॉन लिविंग यानी कि जिसमें जान नहीं है वो सारे फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। और इसको अबायोटिक भी बोलते हैं, अबायोटिक, आल्सो कॉल्ड अबायोटिक। इसमें क्या क्या आता है आपका? लिथोस्फीयर, इसी में आता है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये सारा फिजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताया आपको, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि जिससे भी सजीव चीजें हैं जैसे कि प्लांट लाइफ हो गया, एनिमल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमन बीइंग सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा इन चीज के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमने एनवायरनमेंट को कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। डिवीजन ऑफ द एनवायरनमेंट, you are already familiar with the four major realms of the earth like the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere। हमने तीन जो मुख्य घटक पढ़े, इसमें है आपका पहला लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो अबायोटिक में आता है। तो समझेंगे लिथोस्फीयर क्या है। It is a solid crust or hard top of the layer of the earth. Solid and hard top layer of the earth.
यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो आवरण है, पार्ट जिस पे हम खड़े हैं, वो है लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल। ये जो है किससे बना है? रॉक एंड मिनरल्स। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे माउंटेन्स है, रिवर्स है, भी सारा है, और मिनरल्स भी है, यानी कि जितने भी खनिज पदार्थ है वो सब हम लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। और जो इसका एवरेज थिकनेस है, अगर आप थिकनेस की बात करते हैं, मोटाई की बात करते हैं, वो कितना है? 100 किलोमीटर। यानी कि इसका जो है थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है। The rocky and irregular landforms extend over both the continent as well as ocean basin. अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी है, ओशंस भी है, वो सारा जो है वो लिथोस्फीयर में ही आपका आता है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। और यहीं पे आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। माउंटेन तो आप समझते हो, माउंटेन मीन्स पहाड़ है, और प्लेट्यूज मीन्स पठार। पहाड़ ये हो गया, इसका टॉप कोनिकल पॉइंट है, और पठार क्या होता है? पठार ये मीन्स टेबल लैंड। जैसे यहाँ से जमीन से ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेबल लैंड हो गया, इसी से प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स फ्लैट लैंड। एंड प्लेन, यू नो, प्लेन जो समतल भूमि है, और वैली, वैली मीन्स द एरिया लाइज बिटवीन टू माउंटेन इज नोन एज वैली। जो ऐसे एरिया जो कि दो माउंटेन पे लाई करती है, दिस इज वैली। ठीक है, ये वैली। तो ये सारे आपके लिथोस्फीयर में ही आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या है, जिनको समझ में आया आपको? नेक्स्ट पार्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू वाटर ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जितना भी वाटर बॉडीज है अर्थ पर, वो सारा आपका हाइड्रोस्फीयर है। वाटर इज फाउंड इन सॉलिड आइस इन ग्लेशियर्स एंड माउंटेन। वाटर जो है वो दो तरह के, दो एरियाज में मेनली पाए जाते हैं, या तो फिर पहाड़ पर जो ग्लेशियर के फॉर्म में, यानी कि ग्लेशियर इज बर्फ के चट्टान, पहाड़ पर जो ग्लेशियर के फॉर्म में है, और दूसरा है जो कि रेन वाटर है। रेन वाटर इज डायरेक्ट वाटर, जो कि हमको डायरेक्ट पानी होता है, और बाद में जो वो अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया वाटर बॉडी ऑन अर्थ, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडी ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि जितना भी पानी का स्रोत है वो सारा आपका हाइड्रोस्फीयर में आता है, और पानी हमें दो रूप में है, या तो फिर ग्लेशियर से है, या फिर रेन वाटर से। एंड वाटर मूव कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, दिस मूवमेंट लाइक द वाटर साइकिल। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा वाटर साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल मीन्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। यानी कि जो वाटर साइकिल मीन्स पानी गेट हीटेड एंड देन इवेपोरेट। पानी जो है वो हीट होता है, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दे राइजेस। वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, और फिर जो है वो क्लाउड्स बन के दोबारा से नीचे आता है। वही जो है साइकिल जो है वो चलता रहता है, उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर समझ में आया, जो कि वाटर बॉडी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर
air that envelop our earth. Thin layer of the air. Thin layer of the air. जो परत है हवा की जो हमारे आसपास एक एनवलप के रूप में वो सारा हमारा एटमॉस्फेयर है. इट इज ए वेरी डायनेमिक इन नेचर. इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हम खड़े हैं. वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसी आवरण में एटमॉस्फेयर में ही हमारा है. द एटमॉस्फेयर कंटेन वेरियस गैसेस इंक्लूडिंग द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है. हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है. लेकिन दो गैस जो है वो लाइफ सर्वाइविंग गैसेस है. दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. दिस इज द टू गैसेस सर्वाइव ह्यूमन लाइफ. इट इज ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर. ऑफकोर्स एयर है तो उसमें डस्ट एंड वाटर वेपर्स भी है. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन. और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जो सूरज जो डायरेक्ट किरणें हैं वो हमको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं. जो लेयर्स है वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. क्योंकि सूरज की रोशनी जो इतनी तेज है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसीलिए जो है वो छन के हमको मिलती है ताकि हम सर्वाइव कर पाए. इट कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. और ये एटमॉस्फेयर ये जो है जो कि हमको टेम्परेचर दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते रहती है. द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. और जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट में चेंज आता है यानी कि मौसम में और टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो इसी कारण है. हमारा जो लेयर है एटमॉस्फेयर वो ही इस चेंज का कारण है. तो यहाँ पे आपका आ गया एटमॉस्फेयर. हमने तीनों टर्म को समझा. द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोटिक इन्वायरमेंट. अभी हम डिस्क्राइब समझ लें. अब है बायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक इन्वायरमेंट the biosphere is the sphere where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact. बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं. वो हमारा सारा बायोस्फीयर है. यानी कि मतलब सीधे कहने की है दिस स्फीयर सपोर्ट लाइफ. यही जो बायोस्फीयर है वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं बिकॉज इट कंप्राइज ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम. क्योंकि यहीं पे जो हमारा जो बायोस्फीयर बायोटिक जो है वो प्लांट और एनिमल किंगडम को सपोर्ट करता है. सो the biosphere may be small in size but it has millions of different type of species living in it. बायोस्फीयर जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है. अगर जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो सब चीज़ को सपोर्ट करती है. All the living organisms, whether they are producer, consumer or decomposer, are depend with this biosphere. जितने भी living organism है चाहे फिर वो producer है, प्रोड्यूस करने वाले हैं, या फिर कंज्यूमर है यानी कि खपत करने वाले हैं, या फिर डिकम्पोजर है यानी कि खराब होने वाले हैं, वो सारे हमारे बायोस्फीयर में ही हैं. ओके, अब आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में. फूड चेन क्या है? फूड चेन इज अ चेन. जैसे कि फूड चेन इज सपोर्टिंग ऑफ बायोस्फीयर. यानी कि फूड चेन से जो है एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है. जैसे कि सन है, सन की हीट से जो है, अब सन है इसकी हीट से जो है वो यहाँ पे प्लांट जो है वो हो गए. प्लांट हुआ. अब प्लांट को किसने खाया? जो छोटे मोटे कीट जीवाणु है वो छोटे मोटे स्मॉल रैट्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए, इन्होंने खाया. और फिर इनको किसने खाया? ऑम्निवोरस यानी कि जैसे कि रैट्स हो गए, इनको रैट्स ने खाया. और रैट्स को किसने खाया? रैट्स को किसने लिया? कार्निवोर रैट है, चाहे फिर ये आपका जो भी है. स्नेक ने इसको खाया. अब
स्ट्रेन को किसने खाया? स्ट्रेन को ईगल ने लिया। तो ये सारा फूड चेन है, ये सारा फूड चेन है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, बाकी सभी जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा जो है वो फूड चेन आता है, जो कि बायोलॉजी में ही हमारा आता है, बायोलॉजिकल जो है वो इन्वायरमेंट में कंस्टिट्यूट करता है। The biosphere is made up of distinct zones, each having its own physical environment. These are called ecosystem. जितना भी हमारा बायोस्फीयर है उसका अलग अलग जोन है, और ये सारी जो चीज़ें हैं हैज़ इट्स ओन फिजिकल इन्वायरमेंट, और इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जब फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो सारा हमारा जो है वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा तीनों टर्म को हमने वन बाय वन समझा, फ्लोरल, फॉनल और माइक्रोसिस्टम। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, लास्ट वन इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human environment. We know that human beings modify the environment as per their needs when they interact with it. हम लोग सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग जो है अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, यानी कि चेंज करता है, या फिर अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को यूज में लाता है, वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। However, despite all these development, the environment still provides us our material needs. The primary activities like farming, fishing, forestry and mining provide us with food and raw material required for the secondary activity. यहाँ पे जो है कि वो बोल रहा है कि जो मनुष्य है वही चीज़ों को जो उपयोग में लाता है। प्राइमरी बात हो रही है प्राइमरी एक्टिविटी, तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग, फिशिंग। फार्मिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। तो कैसे हम प्राइमरी एक्टिविटी समझेंगे? जैसे कि हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो ये तो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन प्राइमरी क्या है? वो ब्रेड को कौन उगा रहा है, वो क्रॉप्स को कौन उगा रहा है, वो उगा रहा है। उसके बाद गेहूँ आ रहा है, तो गेहूँ के बाद वो जो है वो मिल्स में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, तब हमको मिलता है, तो वो सेकेंडरी हो गया। लेकिन प्राइमरी क्या हुआ? जब किसान ने क्रॉप्स को उगाया तो वो हो गया प्राइमरी। और उसके बाद है यदि हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री जैसे कि आज हम टेबल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। तो फर्स्टली आया कहाँ से? ये आया एग्रीकल्चर से। पेड़ उगा, पेड़ तो ऐसे ही पड़ा था, हमने मनुष्य ने जो है उसको यूजेबल बनाया, हमने उसको टेबल बनाया, नहीं तो ये तो खराब रहता पड़ा। तो मनुष्य जो है वो चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करता है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, अपने नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। Even the most advanced societies cannot survive and progress without interaction with the environment. जहाँ तक कि जो हमारा सोसाइटी है, जब तक हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, हम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ह्यूमन जो है वो अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए टाइम टू टाइम जो है वो इन्वायरमेंट का यूज़ करता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीनों चूज ह्यूमन इन्वायरमेंट। और यहाँ पे सोसाइटी, अगर ह्यूमन बीइंग है तो सोसाइटी डेवलप होंगी, और सोसाइटीज डेवलप होंगी यानी कि सोसाइटीज बनेगी, तो सोसाइटी को चलाने के लिए, रनअप करने के लिए हमको इकोनॉमिक की जरूरत पड़ेगी, और इकोनॉमिक जब चलेगी तो हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी है या फिर रिलीजन है, वो सारा चीज़ जो है वो इसी में आएगा। तो ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे आ गया। अब जो लास्ट पार्ट है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो लास्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये सारे हमने बात की कि कंपोनेंट है, तो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स जो कि पृथ्वी पर जो हमारे आंगन पर चीजें हैं, जिसके बिना जो पृथ्वी चल नहीं सकती, ये सारे मुख्य घटक है। लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बहुत सीरियस टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।
This chapter is not only important for your exam purpose but also for your general awareness. हम इससे general awareness देखते हैं कैसे environment को contribute होता है. तो यहाँ पे देखते हैं to satisfy their ever increasing need, the natural environment is being exploited mercilessly by humans. In this way, they disturb the natural balance of nature. When the disturbance made by human activity were less, nature could easily repair and maintain the balance, but with the rate of exploitation grew, nature could not repair. यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन ने जो है वो नेचर को काफ़ी हद तक जो है वो एक्सप्लॉइट किया है, चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जिससे कि जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. लोगों ने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इतनी सारी फैक्ट्रीज खोली. फैक्ट्री खोलने के लिए उन्होंने पूरे फील्ड को जो है वो कटवाई, डिफॉरेस्टेशन करवाया, फैक्ट्री बिठाई. फैक्ट्री से बहुत सारा जो है वो जो ओमिशंस है, जो फैक्ट्री से जो वेस्टेज है, केमिकल वेस्टेज है, वो सारा जो है वो पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है. तो इसी कारण है दिस एक्टिविटी हैव रेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर व्हिच हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये सारी एक्टिविटी, चाहे फिर वो इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी हो, चाहे फिर वो पोल्यूटेड वाटर हो, या फिर गाड़ियाँ का प्रदूषण है, चाहे जिस चीज़ का प्रदूषण है, उसने हमेशा से ही जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया है, जिससे कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो मात्रा जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ी. जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो भी चीज़ें हुई. इट हैज़ रेज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. और इसने जो है एवरेज टेम्परेचर जो कि आम तौर पर टेम्परेचर होना चाहिए उसको रेज कर दिया है. इसी कारण जो है इतना पोल्यूशन को फैला. दिस वार्मिंग हैज रिड्यूस द स्नो कवर एंड इंक्रीज द सी लेवल. अब इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण जो है जो ग्लेशियर्स जो है वो पिघल के हैं, और इससे जो है वो काफ़ी सारा जो वेदर जो है वो इनबैलेंस हुआ है. यानी कि एटमॉस्फेयर में चेंज आया है. जब गर्मी होनी चाहिए तो जो है वो मौसम जो है उसमें बरसात हो रही है, जब बरसात होनी चाहिए तो उसमें जो है वो ठंड हो रही है. तो इस कारण जो है यही सब कारण है क्योंकि आज जो नेचर है वो इतना हार्श हो गया, इतना अनबैलेंस हो गया. तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर किया. आई थिंक आपको चैप्टर सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे है वो कॉल कर सकते हो. थैंक्स क्लास.